भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है, वो सारा है। आज बलिदान दिवस के ऊपर इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय विजया नाटकर जी, हमारे बीच में उपस्थित राज्यसभा के माननीय सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय घनश्याम जी तिवारी साहब, यहाँ उपस्थित पूर्व सांसद आदरणीय रामचंद्र जी गौरा साहब, माननीय विधायक आदरणीय कालीचरण जी सराफ साहब, माननीय गोपाल शर्मा जी, पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्रवण सिंह जी, उपाध्यक्ष नाथ सिंह जी, पुनीत जी, और यहाँ उपस्थित सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, माता बहनों, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, आज पूज्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। हम सब लोग ऐसे महामनीषी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने अपना जीवन अपने और परिवार के लिए नहीं जिया, अपना जीवन अगर जिया तो इस राष्ट्र के लिए जिया। राजनीति में ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे दुर्लभ बिरले भी होते हैं जो बड़े बड़े दायित्वों को त्याग देते हैं मातृभूमि के लिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक प्रतिष्ठित और शिक्षित परिवार में पैदा हुए, बहुत कम आयु में कुलपति बने, इंग्लैंड में जाकर बैरिस्टर बने, और जिस प्रकार से मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कहा बंगाल आज भी राजस्थान हिंदुस्तान में है, तो उसके पीछे अगर किसी व्यक्तित्व की भूमिका थी तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमिका थी। और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि 1952 में जनसंघ के बाद जब देश भर में 3 सीटें जीती थी, जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वयं थे, और तीसरी जो सीट थी वो चित्तौड़गढ़ राजस्थान की सीट थी जहां से जनसंघ ने दिया था। उस समय मध्य प्रदेश अस्तित्व में नहीं आया। नीमच के रहने वाले बैरिस्टर उमाशंकर द्विवेदी जी, हम कल्पना नहीं कर सकते कि उस समय में भी जनसंघ का दिया राजस्थान में जला था, चित्तौड़ में जला था। और ये किस प्रकार से उन्होंने उद्योग मंत्री से इस्तीफा दिया। 1950 के नेहरू लियाकत समझौते में, जैसा आदरणीय तिवारी साहब ने कहा, उस समय एक समझौता यह भी हुआ था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रहने वाले जो अल्पसंख्यक भाई हैं, चाहे हिंदू है, चाहे ईसाई है, चाहे बौद्ध है, अगर वो किसी कारणवश हिंदुस्तान लौट के आते हैं तो उनकी सारी सुविधाएं देने का काम भारत सरकार का होगा। लेकिन उस समय भी उस समझौते की पालना कांग्रेस पार्टी के लोगों ने नहीं की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की दिल्ली में सरकार बनी, नागरिकता संशोधन कानून आया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा कि उन भाइयों को हिंदुस्तान न सिर्फ नागरिकता देगा बल्कि सारी सुविधाएं देगा। और इस देश में अनेक लोग जिन्होंने परमिट प्रणाली के विरोध में, बहुत चुनिंदा लोग गए थे अलग अलग क्षेत्रों में, उनको पता था कि हम जा रहे हैं, वापस लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। इस भारत इस देश में
हमारे ही देश के किसी दूसरे भूभाग में जाने के लिए अगर परमिट लेना पड़े वो हमें स्वीकार्य नहीं है, और उनको रोक लिया गया, रहस्यमय ढंग से जेल में डाला और कैसे उनकी मृत्यु हो जाती है आज भी रहस्य बना हुआ है। लेकिन मुझे अच्छी तरह ध्यान है, जब हम युवा मोर्चा में काम करते थे तब एक तिरंगा यात्रा शुरू की गई कि भारत में कश्मीर भारत का वहां तिरंगा फहराना अपराध कैसे हो सकता है। पूरे देश भर के युवा मोर्चा के साथ मुझे लगता है यहां बैठे कई लोग उस तिरंगा यात्रा में सहभागी बने। पठानकोट से लेकर आगे छावनी बन गई, लेकिन फिर भी राजस्थान के कुछ युवा साथी थे जो लाल चौक पर जाकर तिरंगा फहरा कर आए। उस समय अरुण जेटली साहब थे, नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी में थे। मुझे ध्यान है पठानकोट पर वहां सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, और जिन लोगों ने वहां तिरंगा फहराया उनके साथ इस प्रकार का बर्ताव किया गया जैसे कोई आतंकवादी घटना कर दी हो तिरंगा फहराने की। मित्रों, एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चलेंगे। ये कैसे हो सकता है कि भारत पाकिस्तान और भारत चीन के युद्ध में जितने जवान शहीद हुए उतने जवानों ने कश्मीर की सुरक्षा को लेकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। कितनी माताओं ने अपने बेटे को गंवा दिया, कितनी बहनों का सिंदूर चला गया उनके माथे से, कितनी बहनें राखी पर महरूम हो गई अपने भाई को राखी बांधने से। लेकिन कहा जाता था धारा 370 हटाना तो दूर, उसके बारे में सोचा तो भी जलजला मच जाएगा, खून की नदियां बह जाएगी। लेकिन शायद उनके कहने वालों को ध्यान नहीं था